Okay, good morning to one and all. We will continue the next part of the unit, that last part of this unit, sampling. Just I am sharing the screen. See, the last part is the collection, preservation, and resolution of the sample. It is a very much important part in the sampling. अभी तक हमने देखा था कि कैसे सैंपल करेंगे, मतलब कैसे सैंपल कलेक्ट करेंगे, आया समझ में। मतलब सैंपल को सैंपलिंग के मेथड्स देखे थे कि लिक्विड सैंपल रहेगा तो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, सॉलिड सैंपल रहेगा तो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, गैसियस सैंपल रहेगा तो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, सैंपल कैसे हम हमारे को एनालिसिस को लगने वाली चीज हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये सारा हमने उसमें देखा तीनों में। तो first one is a collection of the sample depends on the nature of the sample, its physical state and the chemical properties. ये हमने सारा स्टडी किया है। नो द प्रिजर्वेशन, जो कुछ भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि आपको पता है एनालिसिस जब हम करेंगे तो एनालिसिस इज नॉट द क्विक स्टेप ना, कि जैसे कि बाबा अभी सैंपल लाया और उसका एनालाइज किया तो तुरंत रिजल्ट आ गया, ऐसा होने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना है, एट दैट व्हाटएवर द सैंपल वी आर कलेक्टिंग, और से जो कुछ भी हमने सैंपल मिलाया है उस सैंपल का क्या होना चाहिए कि हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। प्रिजर्व इसलिए करना पड़ेगा ताकि हम उसको बार बार यूज कर सके। आपको पता है कि रिजल्ट जो है वो हमें हर वक्त पे, मतलब दिन में 24 घंटे में कोई भी टाइम रहेगा, कोई भी दिन रहेगा साल में, तो उस टाइम पे सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए प्रिजर्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सैंपल इन द कंटेनर। सैंपल शुड रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर। और ऐसा है कि जैसे आपको पता है, अभी आपने देखा होगा इन योर हाउस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो जो कलरिंग, फूड कलरिंग जो आता है, रेड कलर का एक डब्बा आता है, चाइनीज कलर जिसे कहते हैं, रेड कलर टोमेटो कलर कहते हैं, कि एक टीन का डब्बा आता है वो लाल कलर में। वो डब्बा आपने देखा होगा कि थोड़े दिन के बाद में वो जो लाल कलर है उसकी रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, तो उसमें ऐसी घाटी घाटी होने लग जाती है, वो जम जाता है जो रेड कलर रहता है। तो इसका मतलब क्या हो, कंटेनर इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कलर। तो इसका मतलब अभी तो नाउअडेज द प्लास्टिक बॉटल आर कमिंग, तो ये प्लास्टिक डब्बे में आ जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज रखेंगे उसकी रिएक्शन कंटेनर के साथ नहीं होना चाहिए। कंटेनर कंपोजिशन should not change due to physical process like the volatilization। मतलब जैसे कि वोलेटाइलाइजेशन है, वोलेटाइलाइजेशन मतलब जैसे कि कोई लिक्विड सैंपल है, जैसे कि लिक्विड सैंपल के केस में वोलेटाइल लिक्विड है, तो वोलेटाइल लिक्विड आपको पता है कि वो इवापोरेट होते रहते हैं, और उस टाइम में जो कोई भी वेपर्स उसके आने वाले उसकी रिएक्शन कंटेनर के साथ नहीं होना चाहिए। द कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल शुड नॉट अमंग देमसेल्फ। ओके, ये सारी चीजें हैं। देन dissolution of the sample, the dissolution agent chosen should be able to dissolve the sample completely. The solvent selected should not interfere with the possible measurement to be done in the solution form. Volatilization of the component should not occur. The dissolution process is mainly accompanied by heating. The hydrochloric acid is an excellent solvent for the metal oxide and the metal above hydrogen. Hydrofluoric acid is only for the dissolution of the silicates. These are the dissolution of the sample। मतलब ज्यादातर जो सैंपल है उसको हम, आपने देखा होगा, ओवर एनालिसिस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज किया जाता है टू ब्रेक द ओवर। अभी सैंपलिंग का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सैंपलिंग? वन इज द जजिंग एक्सेप्टेबिलिटी, डिटेक्टिंग द कंटेमिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन of the material, identification of the material, detecting contamination, judging acceptability। मतलब तो किस लिए सैंपलिंग किया जाता है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग, क्या उसकी जरूरत है। तो ये तीन चीजें मेजर है उसमें। पहला जजिंग एक्सेप्टेबिलिटी मींस द फॉर द पर्पस और फॉर द परचेस और सेल ऑफ मटेरियल और गुड स्पेसिफिकेशन आर मेंशन। आपको पता है कि हम कोई भी चीज खरीदते तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इसमें क्या क्या चीज है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए सैंपलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सैंपलिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर दिस रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। इससे पता चलता है कि जो कुछ चीजें बताई है उसके ऊपर, रैपर के ऊपर, वो उसमें है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, एनालिसिस ऑफ एन ओवर विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज इकोनॉमिकल और नॉट फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ऐसा एक एग्जांपल दिया है। फिर से डिटेक्टिंग कंटेमिनेशन, द सेकंड पर्पस ऑफ सैंपलिंग इज टू
assure that the material is free from the contaminants. Example, detection of the lead or arsenic in the food product. Then identification of the material. Sampling helps to identifying and estimating various material present in the universe. इसलिए sampling ये जो है ये very much important है. What are the difficulties encounter in the sampling? आपको पता है जिसमें अच्छी चीजें रहती है उधर नेगेटिव साइड पे आती है, क्योंकि each and every has the two sides, positive as well as the negative. तो सैम्पलिंग में जितना अच्छा है उतना उस पर डिफिकल्टी तो आने ही वाली. सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कैन बी रादर डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. कॉमन डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड एंड देयर सॉल्यूशंस आर डिस्कस्ड बिलो. सी लैक ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन, कि हम सैम्पलिंग के पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं, तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन अबाउट द बल्क मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू इट्स composition, homogeneity and characteristics will useful in planning the sampling technique to provide a truly representative sample. तो इसके पहले क्या होता है, लैक ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसा है कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मुझे जैसे टाल्कम पाउडर ले लो, आपका अभी एनालिसिस में है, एनालिटिकल में टाल्कम पाउडर अगर और से हनी लेंगे, हनी लिया है मगर मुझे हनी की प्रीवियस हिस्ट्री मालूम ही नहीं है और मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो कैसे रहेगा? it may time consuming, it may difficult to interpret, it may difficult to analyze, it may difficult to what I have to study. बराबर, मेरे को हनी का पहले कंपोजिशन पता रहना चाहिए, हनी में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं वो पता रहना चाहिए, हनी में कौन से मेटल आइटम रहते हैं वो पता रहना चाहिए, हनी में कौन से शुगर्स रहते हैं वो मेरे को पता रहना चाहिए. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हनी आई शुड नो. Then and then only I will go for the fast sampling. Without this prior knowledge, we can't proceed. That's why the lack of the prior information, in many cases enough information is not available, and this is true in case of few materials and the bulk commodities. In such a cases, examination of the previous data may often supply approximate but needful information. In many cases, special statistical studies may be required. Physical nature, in many cases physical nature, condition, location of the material at the time of sampling may not permit random selection of the units as required. In some cases, it may not be feasible economically. For example, in a pile of the coal, in the mine of the coal, that is a big correction. The interior portion of the फिजिकल नेचर मतलब क्या, ऊपर का सरफेस अलग रहता है और अंदर कोयला रहता है, आपको मालूम रहेगा. आई एम चेकिंग दैट इट इज करेक्ट. या इट इज अगेन अलाउड. माइन की जगह पे पाइली है. मतलब जो कुछ भिगा रहता है कोयले का, आपने देखा होगा कि कोयला जब निकाला जाता है, बराबर है, मगर कोयले का ऊपर अलग रहेगा, अंदर अलग रहेगा, बराबर है. इसलिए इंटीरियर पोर्शन ऑफ द पाइल इज नॉट इजीली एक्सेसिबल. Hence, those units do not possess an equal chance of being included. One solution to such a problem is to sample the material when in motion. मतलब कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको मतलब जैसे कि अभी जैसे कि बहता पानी है, बराबर है, मतलब सॉरी, आपको वाटर सैंपल एनालाइज करना है, बराबर है. अभी वाटर सैंपल बहुत बड़ा एक लेक है, तो हमें डिफिकल्टी आती है इसकी कौन से पार्ट का हम कलेक्ट करें ना, बराबर है. हम तो कहते हैं पानी सब इधर का सेम रहेगा, मगर ऐसे सब इधर का सेम रहेगा, बराबर है, मगर कोई एक कोने में कोई प्लांट रहेंगे, दूसरे कोने में दूसरे प्लांट रहेंगे, तीसरे कोने में और कोई प्लांट रहेंगे, कोई उसमें रहने वाले जो आपके जैसे कि हम कहते हैं उसको पानी में रहने वाली कोई प्लांट्स रहेंगे, ऐसे में कोई एनिमल्स रहेंगे.
तो हर एक का हैबिटेट जो है वो अलग अलग जगह पे रहेगा, तो मे बी वहाँ का जो क्वालिटी है दैट मे डिफर, उसमें कुछ चेंजेस दिखेंगे, वहाँ पे कुछ और नजर आएगा। तो इसलिए कि कोई भी मटेरियल जब मोशन में रहता है तब सैंपल करेंगे तो वो अच्छा रहता है। जैसे कि कोल का एक एग्जांपल है। देन एक्सेसिव कॉस्ट, अभी एक्सेसिव कॉस्ट इसलिए सैम्पलिंग प्रोसेस डेफिनेटली इन्वॉल्व्स टाइम, लेबर एंड मनी फ्रॉम ऑल द एंगल्स। इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स बिकम टू लॉन्गर द सैम्पलिंग कॉस्ट विल गो अप। मतलब जैसे कि ज्यादा अगर उसमें लंबी चौड़ी प्रोसीजर रहेंगी तो उसके लिए खर्चा ज्यादा होने वाला है। गिव मेजर एडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन। The distinct advantage of microwave decomposition as compared to the conventional method is speed and ease of operation. Other major advantage of this particular decomposition is that the loss of the volatile components due to evaporation during the dissolution process is negligible. It is easy automation and reducing time. Practically no sample preparation before subjecting to the dissolution. What is a flux, where it is used? It is again the question that comes in the exam here, that is taken. See, some materials that are mineral oxides, silicates, ions, alloys, etc. difficult to solubilize, difficult to soluble as they are not easily decomposed, and if they decompose the process is very slow. In such cases they are decomposed using a fused salt medium, and the sample is mixed with alkali metal salt called as a flux. It is very much important, ये MCQs के लिए आता है. Sample is mixed with the alkali metal salt, ये important है. The combined mixture is then fused to form water soluble product called a melt. Flux, ये MCQs के लिए आता है. Then the flux is used for high देखिए the flux is used for the high concentration of reagent to bring the sample in solution form. यहाँ पे आपको एक टिप दी है, that is that required for the MCQ purpose of view. Hot nitric acid with other oxidizing agent like the hydrogen, oxygen, barium are used to decompose organic sample. This decomposition process is called as the wet. क्या क्या देखा? Flux, melt and wet. It is used to convert organic compound to carbon dioxide and water. Here your sampling has been finished. ये extra जो part था, that all part are included in that. ये ध्यान में रखना है आपको, ये weight जो है here your unit 1 has been finished. If anybody is having any problem, you can ask. It is a fully theoretical part. Sampling का जो chapter है, आधा part जो analytical का unit 1 का, it is fully theoretical, और पहला part जो है वो calculation वाला है. Calculation, यही calculation MSc में आगे continue होते हैं analytical में. Okay? क्योंकि अभी एनालिटिकल के नोट्स भी मैं बनाना चालू किया हूँ, तो आई एम गेटिंग द आइडिया दैट ऑल द पार्ट इज रिपीटिंग इन द एमएससी आल्सो. Please go through this part well. If you are having any difficulty, you can freely ask on the group or say personal, you can message. Thank you.